हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का अपना टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। यानी कि डाइल्यूशन जब हम करेंगे तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा उसका। अब देखो, डाइल्यूशन के साथ क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है अपने पास, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें कुछ नंबर ऑफ आयंस होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसका कुछ कंडक्टेंस होगा, उसकी कुछ कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। तो अगर हम उसमें डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, अब हम पानी मिला दें तो उसके कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, लैम्डा इक्विवेलेंट, लैम्डा मोलर, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी किससे डिनोट किया जाता है? कप्पा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जो उससे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, कंडक्टिविटी होती है टोटल नंबर ऑफ आयंस दैट कैरी करंट पर यूनिट वॉल्यूम, कि इतने वॉल्यूम में कितने आयंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंडक्टिविटी। टोटल नंबर ऑफ आयंस दैट कैरी करंट पर यूनिट वॉल्यूम। और जो कंडक्टेंस है वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आयंस दैट कैरी करंट। जो कंडक्टेंस है वो सिर्फ नंबर ऑफ आयंस को देखता है कि कितने आयंस इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं, करंट को लेके जा रहे हैं। जबकि कंडक्टिविटी क्या होता है? कितने वॉल्यूम में कितने आयंस हैं जो करंट को लेके जा रहे हैं। क्लियर? ओके। अब हम करते हैं वेरिएशन। अब हम क्या करेंगे? वेरिएशन फ्रॉम डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से क्या वेरिएशन होती है, क्या इफेक्ट होता है, वो हम करेंगे। ओके, कंडक्टिविटी पे आ जाओ। देखो, अगर डाइल्यूशन को इंक्रीज किया जाता है, अगर डाइल्यूशन इंक्रीज किया जाता है तो जो कंडक्टिविटी है वो हमेशा डिक्रीज होगी। डाइल्यूशन इंक्रीज तो कंडक्टिविटी डिक्रीज। रीज़न क्या है? वाई? क्योंकि जो नंबर ऑफ आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएंगे। कैसे घट जाएंगे ये देखो। अब मान लिया पहले था 1 लीटर वॉल्यूम, कितना है ये? 1 लीटर वॉल्यूम है। हमने देखा इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 8। 1 लीटर में कितने आयंस हैं? 8 आयंस हैं। अब हमने इसमें डाइल्यूशन किया, पानी मिलाया, 1 लीटर वाटर जो है वो और ऐड कर दिया। क्लियर? अब वॉल्यूम कितना हो गया? 2 लीटर। अब पानी मिलाया तो मान लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसमें नंबर ऑफ आयंस 1-2 बढ़ गए क्योंकि वो डिसोशिएट हो गया होगा। तब देखा कि हमने टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। अब ये तो है नहीं कि सारे के सारे जो आयंस हैं वो 1 लीटर में ही है, क्योंकि पानी मिलाने से देखो वॉल्यूम कितना हो गया? इतना। अब सारे आयंस जो हैं उसमें मिक्स हो जाएंगे ना। अब 1 लीटर में आयंस काउंट करो। 1 लीटर में अगर हम आयंस काउंट करके देखते हैं तो कितने आए? 1 2 3 4 5।
पहले नंबर ऑफ आयंस 1 लीटर में कितने थे? 8। अब जैसे हमने डाइल्यूशन किया नंबर ऑफ आयंस तो बढ़े हैं, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम पहले जितने वॉल्यूम में 8 थे अब उतने ही वॉल्यूम में कितने हैं? 5 आयंस हैं ओनली। तो हम क्या बोलेंगे, अगर डाइल्यूशन को इंक्रीज किया जाता है तो कंडक्टिविटी घटती, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम, वो वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस को देखती है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यहाँ से पता चल ही गया होगा। अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। पहले 8 आयंस थे, अब कहाँ कितने आयंस हैं? 10 आयंस हैं। ये वॉल्यूम को देखता नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ आयंस को देखता है। क्लियर? डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस इंक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज। अब बात आती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो देखेंगे अब हम। तो लैम्डा इक्विवेलेंट और मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये बेटा किसके इक्वल होती हैं? देखो, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब कंडक्टिविटी का तो हमने देख लिया कि अगर डाइल्यूशन बढ़ा तो कंडक्टिविटी तो घटेगी, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डाइल्यूशन से हमेशा बढ़ रहा है। पानी मिलाएंगे किसी चीज़ में तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, ठीक है। तो जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो क्या है? कंडक्टिविटी उनके लिए क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है, यानी कि कंडक्टिविटी इतनी अमाउंट में नहीं घटती जितनी अमाउंट में वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट होता है, वॉल्यूम जो बढ़ता है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जो डिक्रीज होगी कंडक्टिविटी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो लैम्डा इक्विवेलेंट और मोलर इक्विवेलेंट है वो क्या करती है? इंक्रीज होती है। लैम्डा इक्विवेलेंट एंड लैम्डा मोलर इंक्रीज विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के साथ वो इंक्रीज होती जाती हैं। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स, ये एक बार हम पहले भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं मैंने बताया भी था तुम्हें कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जो आयंस में टूट के इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ पहले क्या होते हैं। दोज कंपाउंड्स या दोज मॉलिक्यूल्स, यानी कि दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग एंड डिसोशिएट इनटू आयंस, और डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के होंगे। पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएं, जो क्या हो जाए? कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएं, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा हम उसमें डाइल्यूशन करेंगे वो कंप्लीटली आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो कंप्लीट डिसोशिएट ना हो, विच डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे CH3COOH है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि NaCl है, KOH है, KCl है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। क्लियर? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक? वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा विद कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो जो मोलर कंडक्टिविटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसका। तो देखो हम ग्राफ से इसको समझेंगे। ये हमने ग्राफ बनाया किस किस के बीच में? कंसंट्रेशन
और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में। क्लियर? किसके बीच में? कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में। यानी कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ आयंस देखेंगे। क्लियर? कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर आयंस ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे हम आयंस को लेके चलेंगे। अगर आयंस इंक्रीज हुए तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अब देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है। कंसंट्रेशन हाई का मतलब उसमें जो वाटर का लेवल है वो कम है, यानी कि जो डाइल्यूशन है वो क्या है? बहुत ही कम है, डाइल्यूशन लो हो गया। और जब इधर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या है? 0। इसका मतलब जो डाइल्यूशन है वो हद से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी मिला हुआ है। क्लियर? ओके। अब देखो यहाँ बेटा, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों को लेके चलेंगे। जब डाइल्यूशन बहुत कम होता है तो हमें पता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो तो डिसोशिएट नहीं होंगे, उसके पास थोड़े नंबर ऑफ आयंस होंगे। क्या बोला मैंने? जब डाइल्यूशन कम होता है तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो तो आयंस बनाएंगे नहीं, थोड़े बहुत आयंस बनाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो क्या होंगे? थोड़े से होंगे। किसके लिए? वीक। तो देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके पास नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? थोड़े ही होंगे। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके लो डाइल्यूशन पे, यानी कि अगर हम उसमें वाटर कम डालेंगे तो भी वो जल्दी से डिसोशिएट हो जाते हैं, तो यहाँ पे उनका जो नंबर ऑफ आयंस है वो ज़्यादा होगा। तो ये आ गया अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। क्लियर? अब देखो जैसे जैसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कर लेते हैं। जैसे जैसे हम इधर आए, यानी कि डाइल्यूशन को हमने हाई करना शुरू किया, थोड़ा सा वाटर डाला तो थोड़े से नंबर ऑफ आयंस और बढ़ गए होंगे, और वाटर डालेंगे तो हल्के से आयंस और बढ़े, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो चुके होते हैं जब हम उसमें पानी डालते हैं। तो यहाँ देखो थोड़ा सा हम और भी डाइल्यूशन करेंगे तो हल्के से नंबर ऑफ आयंस क्या है? इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम ग्राफ और देखें तो इस टाइप से कुछ इसका ग्राफ आएगा। अब आ जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके केस में क्या होगा? हम अगर उसमें वाटर डालेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, उनके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करना पड़ता है। तो हमने हल्का सा पानी डाला तो हमने देखा कि नंबर ऑफ आयंस जो है वो नियर अबाउट सेम रहे, और पानी डाला तो भी वो सेम रहे, हल्का सा वो डिसोशिएट होंगे, बहुत ज़्यादा डिसोशिएट नहीं होंगे। लेकिन अगर डाइल्यूशन हद से ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया, तो क्या होगा? तो वो एकदम से डिसोशिएट हो जाएंगे। यानी कि देखो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आ रहे थे, वो नहीं हो रहे थे डिसोशिएट आयंस में, नंबर ऑफ आयंस नियर अबाउट सेम थे। लेकिन जब डाइल्यूशन क्या हुआ? बहुत ज़्यादा हाई हुआ, कंसंट्रेशन 0 के लगभग हो गई, तो वो क्या हो गए? उनमें नंबर ऑफ आयंस एकदम से इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसका अगर ग्राफ देखें तो क्या ग्राफ आएगा? कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ किसके लिए है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ये ग्राफ किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, KCl हो गया, NaOH हो गया, उनके लिए ये ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है कोलार्स लॉ, वो हम कल करेंगे, उसकी एप्लीकेशन है। तो यहाँ तक जितना चैप्टर हो गया उसको अच्छे से तुमने करना है। कोलार्स लॉ में अपनी एक टर्म यूज होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा m
नोट से। इसका मतलब क्या होता है कि जब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया जाए तो उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इस टर्म का यूज होगा अपनी कोलार्स लॉ में। ठीक है, तो जितना चैप्टर हो गया, अच्छा कोलार्स लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होती है, हम कल अच्छे से करेंगे उसको। तो जितना चैप्टर हो गया उसको अच्छे से लर्न करना है। इसी ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, इसको देखना है, अच्छे से ड्रॉ करके देखना है। ओके।